हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? आप अगर कभी किसी बॉल को स्लोप से रोल डाउन करते हैं तो वो रोल डाउन इजीली होने के बाद कभी ना कभी जाके रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो बॉल हमेशा ही चलती ही जाए, कभी रुके ही ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं साइकिलिंग कर रही हूं तो अगर साइकिलिंग पैडलिंग करना छोड़ दूं तो ऐसा तो नहीं होगा कि साइकिल चलती ही जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है और वो है फ्रिक्शन। जैसे कि आपने ये बचपन में शरारत जरूर करी होगी कि आपने केले का छिलका फेंक दिया होगा और उसकी वजह से कोई गिर गया होगा। तो क्या बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? तो इसका रीजन जानने के लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब वाई आर वी एबल टू वॉक, हम क्यों चल पाते हैं जमीन पे? क्योंकि जो हमारी फीट है और जो हमारा ग्राउंड है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगर मैं अपने पैर से ग्राउंड को बैकवर्ड के डायरेक्शन में पुश करती हूँ तो ग्राउंड मुझे फॉरवर्ड पुश करता है एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग। बट अगर बनाना पील आ गया रास्ते में तो क्या होगा? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वजह से मैं चल पा रही हूँ ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं स्लिप हो जाऊंगी। तो जब भी बनाना पील फेंकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रफ सरफेस यानी कि जो हमारी रोड है या ग्राउंड है हम उसको स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और जैसे ही सरफेस रफ से स्मूथ में कन्वर्ट हुआ तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हम वॉक नहीं कर पाएंगे बल्कि हम स्लिप कर जाएंगे। तो आई होप आपको फ्रिक्शन का बेसिक आइडिया समझ में आ गया हो। तो हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर। जी हाँ, अगर मैं पानी गिरा दूं जमीन पे तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं, आप स्लिप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेट फ्लोर में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि स्मूथनेस बढ़ जाती है जिसकी वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। बट एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि फ्रिक्शन और मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टा होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू ये देखें। सपोज अगर मैंने एक बॉल के मोशन की बात करी तो ये बॉल यहाँ मूव कर रही है क्योंकि मैंने इस बॉल को यहाँ से धक्का दिया। तो अगर मैंने इस फुटबॉल को यहाँ से किक किया तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी, बट ये तो ग्राउंड पर होगी। तो ग्राउंड इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मोशन का डायरेक्शन है क्योंकि वो मूव कर रही है और हमने फोर्स लगाया है, बट फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तभी तो क्या होगा कि बॉल कंटिन्यूअसली मूविंग नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी रुक जाएगी क्योंकि जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बॉल जो है अब आगे मूव कर ही नहीं पाएगी, बॉल को रुकना ही पड़ेगा। तो दैट इज वाई फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों अपोज करता है? क्योंकि उसका डायरेक्शन ही ऑपोजिट होता है मोशन के डायरेक्शन से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग बैलेंस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक डिवाइस है जिसमें कि बहुत सारे कैलिब्रेशंस आप देख सकते हैं। तो सपोज मैंने स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे कोई ऑब्जेक्ट पुट किया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग को पुल करेगा और कितना पुल करेगा? जितना उसका मास है उस हिसाब से पुल करेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस हमें फोर्स का मेजरमेंट देता है। सो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का मेजर होता है कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट अटैच किया तो वो जो है ऑब्जेक्ट उसको पुल करेगा जिसकी की वजह से ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से यहाँ पर जो है फोर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। So pointer moving on a graduated scale, you can see over here in this diagram, this is the pointer, it will move over the scale. Why? What do they mean by a graduated scale? Graduated means जैसे आपका scale होता है वो भी graduated होता है। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आपकी 10 lines होती हैं, then 0 से 1, then 1 से 2 and so on. तो this is known as a graduated scale. So I hope this is clear. अब ये spring balance मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है,
मैंने स्प्रिंग बैलेंस में एक सपोज मैं कह सकती हूँ एक ब्रिक जो है उसे मैंने यहाँ पे पुट किया है, और फिर मैं ये देख रही हूँ कि ये जो है स्प्रिंग बैलेंस जो है उसमें उसका जो ये स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ पुल हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक, एंड यहाँ पे वो फोर्स का मुझे मेजरमेंट हो जाएगा। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर आप एक पॉलिथीन को ब्रिक के आसपास बांध दे और फिर कैरी करें, तो क्या लगता है आपको? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज पॉलिथीन क्या करेगी, वो स्मूदन कर देगी सरफेस को, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, तो आपकी रीडिंग जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी ऑन योर स्प्रिंग बैलेंस। So this is how we study with the help of this spring balance, how does the value of frictional force changes. So I hope this is clear to you, that it gives you the measure of the force of friction between the surface and the brick. So I hope this is clear. Okay, तो अब फ्रिक्शन कैसे आता है, क्यों आता है, अब हमें वो देखना है। ये वुड ब्लॉक है और इसके ऊपर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है। ये यहाँ पर मूव कर पाने में मुझे मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है किन दोनों के बीच में? इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ऐसा क्या है जो फ्रिक्शन है, ऐसा क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से ये जो दो सरफेसेस है ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक ताला है और उसकी चाबी है, तो ताले का परफेक्ट फिट होती है चाबी। सिमिलरली जो हमारे दो सरफेसेस है जिनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसमें क्या होता है, एक सरफेस जो है उसकी जो इरेगुलरिटीज है वो दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज में लॉक हो जाती है, इसीलिए मोशन मुश्किल हो जाता है। So this is how friction plays its role. तो ये जो irregularities होती है सरफेस पे, वो ही फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा देगी। जितना ज्यादा इरेगुलरिटी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उतनी ही ज्यादा इंटरलॉकिंग। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? जब सरफेस रफ होगा या जब सरफेस स्मूथ होगा? जी हाँ, हमने अभी देखा कि आप एक एप्पल की पील पे स्लिप क्यों कर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि स्मूथ हो जाता है सरफेस। यानी कि रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा और स्मूथ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ ना कुछ, अगर सपोज मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट है और मैं उसका मोशन स्टार्ट कर रही हूं, तो मैंने एक बॉल लिया और उसको धक्का मारा, तो अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा प्ले में। और अगर मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन में भी फ्रिक्शन रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं, तो जैसे आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि एयर जो है अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा एयर की वजह से। उसके अलावा आपके साइकिल के टायर और फ्लोर या ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ती है साइकिल चलाने में। तो अगर हम बात करें फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, अब उसका मोशन मुझे स्टार्ट कराना है, तो जरूर कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगा जो कि उसके मोशन को होने नहीं देगा। तो ये जो अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि हमने मूविंग बाइसाइकिल का एग्जाम्पल लिया, तो मूविंग बाइसाइकिल के केस में जो मोशन स्टार्ट हो चुका है और अभी भी जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा या स्लाइडिंग? जी हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो तब एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन हो। आप देख सकते हैं जो आपके शूज होते हैं उनमें नीचे ग्रूव्स बने रहते हैं, यानी कि वो एकदम स्मूथ नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज होती है। क्या आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है? और अगर मैं बात करूं, अगर थोड़े टाइम तक आप शूज यूज करते रहे तो वो ऐसे हो जाते हैं एकदम स्मूथ,
और ऐसे शूज को पहन के अगर आप चलेंगे तो गिरने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या अब आप समझ पा रहे कि ग्रूव्स क्यों होते हैं शूज में, और जब ग्रूव्स जो है वो फ्लैट हो जाते हैं तो मोशन क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? जी हाँ, इसका आंसर है फ्रिक्शन। तो हम वॉक इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ग्राउंड और हमारे फीट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, और जो शूज में ग्रूव्स होते हैं वो इस फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं ताकि हम इजीली वॉक कर सके। बट अगर ये ग्रूव्स जो है फ्लैट हो जाए तो क्या होगा? स्मूथ हो गया सरफेस, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम स्लिप कर जाएंगे। So therefore it is difficult to move on a wet muddy track or a marble floor. Again marble floor is a smooth surface, आप उस पे नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। If an object is started moving, it would never stop if there were no friction. जैसे कि हमने बॉल का एग्जाम्पल लिया कि वो चलती ही जाएगी, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ इज फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। नाउ नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा जब भी मशीन्स चलती है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। जैसे कि सपोज आप किसी आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गए तो आपको पता है मशीन्स जो हैं मशीन के जो पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं और इस मोशन की वजह से फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन, ये जो मोशन हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करता है तो वो उसकी वजह से हीट रिलीज होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि कोई किसी के मुंह से कि हमेशा ग्रीसिंग करनी चाहिए मशीन पार्ट्स में, ग्रीसिंग से वो स्मूथली वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीसिंग करने से हमने स्मूथनेस बढ़ा दी और फ्रिक्शन कम हो गया तो मशीन के पार्ट्स वोंट रब अगेंस्ट ईच अदर और हीट रिलीज नहीं होगी इतनी ज्यादा और मशीन के पार्ट्स स्पॉइल भी नहीं होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जब भी आपको ठंड लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोनों हैंड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे। अब इस मोशन में की वजह से जो फ्रिक्शन होगा, इस मोशन को अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा और आपके जो हाथ के जो ठंडक है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यू विल फील बेटर इन अ वेरी कोल्ड एनवायरमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसे यूजफुल है और कैसे हमारे लिए ईविल है। क्योंकि मशीन्स की अगर हम बात करें तो मशीन्स जो है वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है और मशीन्स के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें, हमने इसका प्राइस काफी नॉमिनल रखा है। टिल देन हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर अबाउट फ्रिक्शन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रिक्शन। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और कुछ केसेस जब फ्रिक्शन ईविल की तरह भी बिहेव करता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो मेथड्स जिससे कि हम फ्रिक्शन बढ़ा और कम कर सकते हैं अपने नीड्स के हिसाब से। तो आपने देखा होगा कि जो आपके शूज है या फुटवेयर्स है उनमें ऐसे ग्रूव्स होते हैं, यानी कि एकदम रेगुलर स्मूथ नहीं होता, एकदम फ्लैट नहीं होता, उनका सरफेस थोड़ा सा अनइवन होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ताकि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके और आप आराम से मूव कर सके ग्राउंड पे। अगर ये फ्लैट होता, यानी कि अगर कोई पुराने जूते का मैं एग्जांपल ले लूं, यानी कि सपोज घिस जाए, जो फ्लैट हो जाए, तो उसमें गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है जैसे ही स्मूथनेस ऑफ द सरफेस बढ़ जाती है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो आप क्या करेंगे? आप ग्राउंड पे गिर सकते हैं। दैट इज वाई ये ग्रूव्स आपके शूज में होते हैं। अगेन टायर, जो आपके व्हीकल्स के टायर होते हैं, क्या वो एकदम स्मूथ सरफेस वाले होते हैं कि उनमें भी थोड़े थोड़े आपने छोटे छोटे स्पाइक्स के फॉर्म देखे होंगे, जैसे कि यहाँ। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडेड टायर्स क्यों चाहिए होते हैं? ताकि फ्रिक्शन आ सके टायर और ग्राउंड के बीच में, ताकि गाड़ी जो है वो चल सके, आगे बढ़ सके और स्लिप ना हो। तो दैट इज वाई द टायर्स आर ट्रेडेड टू अवॉइड स्लिपिंग एंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगेन अगर हम बात करें, जब आप बाइसिकल राइड कर रहे हो तो उसमें भी ब्रेक पैड्स होते हैं, तो उनका भी सिमिलर फंक्शन होता है। देन कबड्डी प्लेयर्स,
कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, वो अपने हाथ जो है उसको ग्राउंड से, मिट्टी से रब कर लेते हैं। उनके हाथ में जो पसीना होता है वो उनके हाथों की स्मूथनेस बढ़ा देता है, यानी कि फ्रिक्शन कम कर देगा। अगर वो मिट्टी लगा लेंगे तो उनके हाथ जो है थोड़े से रफ हो जाएंगे और वो जो अपने ओपोनेंट है उसको, उनको इजीली अपनी तरफ स्नैच कर पाएंगे, ना कि उनके हैंड्स स्लिप होंगे। तो वो स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने हैंड्स जो है सॉइल में रब करते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की। तो कब ऐसा होगा कि हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की जरूरत पड़े? जी हाँ, हमारा सबसे फेवरेट गेम कैरम। तो कैरम में हम एक पाउडर स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ताकि जो हमारी जिससे हम प्ले करते हैं, जो हमारी गोटियां होती है वो इजीली स्लाइड कर सके। स्लाइड करना है तो सरफेस को स्मूथ बनाना है, यानी फ्रिक्शन को कम करना है, इसी के लिए हम पाउडर स्प्रे करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं वो पाउडर क्या होता है एक्चुअली, उसमें कौन सा केमिकल होता है, दैट इज बोरिक एसिड। तो इसकी वजह से स्मूथनेस बढ़ जाती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मशीन्स में हम ग्रीस लगाते हैं ताकि मशीन के पार्ट्स जो रब कर रहे एक दूसरे के साथ तो वो खराब ना हो, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। तो उसी के स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, लुब्रिकेंट। और ग्रीस जो है एक लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, लुब्रिकेंट क्या हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और एग्जाम्पल जो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा, कभी कभी जो दरवाजे होते हैं वो आवाज करने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा उनके साइड्स में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल क्या करेगा, ऑयल लुब्रिकेशन करेगा, और क्या होगा उस वजह से, लुब्रिकेशन की वजह से वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। सो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पुट ऑन द hinges ऑफ अ डोर। तो दिस इज अगेन डन टू स्मूदन द surface to minimize friction. ओके, नाउ वील डू अनदर एक्टिविटी। तो अभी तक हमने दो टाइप के फ्रिक्शन पढ़े थे, स्टैटिक एंड स्टैटिक के बाद जो हमने पढ़ा था वो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बट जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो आप इमेजिन कीजिए आपने एक वुड ब्लॉक को 3-4 पेंसिल्स के ऊपर रखा है, तो क्या उनका उस वुड ब्लॉक का मोशन इजी हो जाएगा? जी हाँ। और ये जो आपका फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज इसीलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन रोल में आ रहा है वो है, प्ले में आ रहा है वो है आपका कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बट जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये इन व्हील्स पर रोल कर रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन प्ले में आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि पेंसिल्स रोल एंड रेजिस्टेंस टू द मोशन इज रिड्यूस, यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। जी हाँ, इसीलिए तो रोल करना काफी ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू स्लाइड करना। सो आपने देखा होगा जो आपके लगेज कैरिंग बैग्स होते हैं उनमें ऐसी बॉल्स लगी होती है और व्हील्स लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और आप इजीली अपना अटैची या अपना बैग कैरी कर पाते हैं। सो वाई डू वी यूज दिस, ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी हमारे सूटकेस को मूव करने के लिए। तो दैट इज वाई वी पुट बिलो इट some circular wheels and we you make the use of rolling friction which has minimum value, ताकि हमें ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े हमारे सूटकेस को पुल करने के लिए। तो क्या आप अग्री करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है वैल्यू में और रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। So I hope this is clear to you. So rolling reduces friction. This is the reason and this is the summary. Sliding is replaced by rolling by the use of ball bearings. तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉल
मतलब जो हमारे स्फेरिकल व्हील्स है या बॉल बियरिंग्स है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, अब बॉल बियरिंग्स का एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो हियर इज द बॉल बियरिंग। अब ये बॉल बियरिंग का आप सरफेस देखें तो दिस इज वेरी स्मूथ सरफेस, और ये स्मूथ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि ये स्फेरिकल है तो कौन सा फ्रिक्शन प्ले में आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टू फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए पहले फ्लूइड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्लूइड क्या होता है। आपका लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। तो क्या ये भी मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, क्या इनमें भी फ्रिक्शन लगता है? जी हाँ, और उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो एयर, वाटर, ये सब भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। हमें तो पता है अगर हम बाइसाइकिल से राइड कर रहे हैं और एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और अ ड्रैग। अब अगर हम बात करें कि फ्रिक्शनल फोर्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्लूइड्स के केस में, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो आइए इन सब ऑब्जेक्ट्स को, इन सब पैरामीटर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड आपकी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा या ज्यादा? आप बहुत तेजी से साइकिल चलाएंगे तो आप फ्रिक्शनल फोर्स को इजीली ओवरकम करेंगे और आप मूव कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम लगेगा। नेक्स्ट, शेप की बात हम कर लेते हैं। आपको पता है कि बर्ड्स जो है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। तो व्हाई इज द बॉडी ऑफ फिश स्ट्रीमलाइंड? क्योंकि फिश को पानी में रहना होता है और पानी जो कि फ्लूइड है उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जब फिश मूव करेगी तो जो फ्लूइड जिसमें वो मूव कर रही है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ही जो आपकी फिश होती है उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। सिमिलरली एयर में बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो उनकी बॉडी भी उस तरीके से डिजाइन होती है कि वो एयर के फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज कर सके। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इमेजिन कीजिए एक बर्ड उड़ती हुई और एक एरोप्लेन उड़ता हुआ, तो आप देखेंगे देयर इज अ स्लाइट सिमिलैरिटी इन द शेप। दोनों की ही शेप्स देख सकते हैं, इनके विंग्स होते हैं, इसके भी विंग्स होते हैं। सो व्हाई इज इट सो? व्हाई हैव वी डिजाइन्ड द एरोप्लेन इन सच अ वे? सो एज टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन कॉज्ड ड्यू टू एयर। एरोप्लेन ऐसे जा रहा है और एयर की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए ही ऐसी शेप दी जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अगेन व्हीकल्स को भी ऐसे ही डिजाइन किया जाता है ताकि उनकी शेप ऐसी हो कि जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके और उनका मोशन इजी हो पाए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस पे जरूर अपग्रेड करें, जिसको कि हमने काफी नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल करा दिया है। टिल देन थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रिक्शन। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है और आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. Friction motion को oppose करता है, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया motion. Friction depends on the dash of surfaces. Smooth surface होता है तो friction कम होता है, rough surface होता है तो friction ज्यादा होता है, यानी nature of surface. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, तो हमें पता है मशीन्स में अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज इविल। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड क्या करता है? अगर हम कैरम बोर्ड पे पाउडर स्प्रेड करें तो स्मूथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीजेज और रिड्यूसेस फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो मोशन के दौरान वाला होता है और वो डेफिनेटली कम होता है, दैट इज वाई लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्टेशनरी कोई बॉडी एट रेस्ट पड़ी हो उसके लिए जो अप्लाई होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 children were asked to arrange forces of rolling, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा इजी मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए वो सबसे कम एक्ट करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन तो और भी ज्यादा होता है। तो द आंसर वुड बी सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो हमने हमारी वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा है जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 3, Alida runs her toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on a car is different, but increasing order क्या है इस फोर्स का? सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगेगा? जो स्मूथ सरफेस होगी, जैसे कि वेट मार्बल फ्लोर, और फिर ड्राई मार्बल फ्लोर पे क्योंकि पानी नहीं है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़पेपर और टाल की, तो न्यूज़पेपर अगेन रफ है और टाल तो इवन मोर रफ है, तो टाल पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा और वेट मार्बल पे सबसे कम। तो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हो गया है? जी हाँ। सपोज your writing desk is tilted a little, a book is kept flat sliding down, show the direction of friction force। तो हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन opposes motion, तो बुक अगर नीचे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुक नीचे है, तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन उसे कैसे अपोज करेगा? उस तरफ लगकर, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी ऑपोजिट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ये स्लाइडिंग दिखाई गई है एज पर द क्वेश्चन। You spill a bucket of soapy water on marble floor accidentally. Would it be easier or difficult to walk? सोपी वाटर गिर गया। अब सोपी वाटर के गिरने से क्या होगा? आप स्लिप करेंगे, ये तो आपको पता ही है। आप स्लिप क्यों करते हैं? हम सबको पता है कि हम वॉक इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। तो हम हमारे फीट से फ्लोर को बैकवर्ड पुश करते हैं और हम खुद आगे मूव हो पाते हैं। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए तो क्या हम मूव कर पाएंगे? नहीं। और सोपी वाटर फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है, सरफेस को स्मूथ बना देता है, इसीलिए वी टेंड टू स्लिप। सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो हमें पता है शूज में अगर स्पाइक्स होगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और उससे उन्हें मूवमेंट में आसानी होगी। वहीं अगर मैं स्मूथ या फ्लैट सरफेस फ्लैट शूज ले लूं जिसमें स्पाइक्स ना हो, जिसमें ग्रूव्स ना हो, तो उससे क्या होगा? फ्रिक्शन एकदम ही रिड्यूस हो जाएगा और मैं चलते चलते स्लिप हो सकती हूँ। तो आई होप दिस इज क्लियर। इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। Who will have to apply a larger force? तो अगर मैं हेवियर बॉक्स और लाइटर बॉक्स की बात करूं, सरफेस तो सेम है, बट हेवी बॉक्स का वेट ज्यादा होने की वजह से जो इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। और लाइट के केस में जो इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस है वो थोड़ी कम होगी बिकॉज इट्स लाइट इन वेट। देयरफॉर लाइट वाले को खिसकाना या मूव करना आसान होगा क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन कम एक्ट करेगा। तो आई होप इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस इज क्लियर टू यू। एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो और स्टैटिक तब लगता है जब रेस्ट पे हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम टाइम जो है ज्यादा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी को मैंने रखा है, अब क्या हुआ? इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेस हो गई और इसके लिए टाइम भी ज्यादा मिला क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। पर वहीं अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेस के लिए तो टाइम ही नहीं मिला बिकॉज बॉडी मोशन में है। तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन वुड बी ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। हमें पता है
वी आर एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन होता है बिटवीन द फीट, बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। हम लिख पा रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन है बिटवीन द पेपर एंड द पेन और पेंसिल टिप विथ विच वी आर राइटिंग। अगेन डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, कि जो हमारे शूज के सोल्स हैं वो घिस जाते हैं, जो टायर्स हैं वो खराब हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, और हमें पता है मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं और खराब हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज करते हैं। सो दिस इज हाउ फ्रिक्शन इज एन इविल। Explain why objects are moving in fluids must have special shapes। तो हमें पता है कि अगर फिश को मूव करना है वाटर में तो उससे वाटर जो कि एक फ्लूइड है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफर करता है, जिसे हम ड्रैग भी बोलते हैं, उसे अपोज करना होगा। तो इसीलिए उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है उस तरीके से। सिमिलरली जो बर्ड्स हैं उनको एयर की वजह से फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, तो उनकी बॉडी डिजाइन होती है उस तरीके से कि वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके मूव कर पाए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस कंप्लीट्स द NCERT solutions of this chapter। तो कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। हमने इसका प्राइस काफी नॉमिनल रखा है। थैंक यू।